गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत 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 खास वीडियो है क्योंकि आप काफी टाइम से आप सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम चैप्टर 3 के कॉस्ट में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे वीडियो बना दीजिए। बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत एप्रीहेंशंस हैं, डर लगता है इस टॉपिक से, लगता है कि बहुत मुश्किल है, बट ऐसा है नहीं। आज आपको पता चल जाएगा ये कि बहुत इजी कंसेप्ट है, बस डेप्थ में जाकर समझने की जरूरत है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो हिट द ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू स्टे अपडेटेड विद एवरी न्यू वीडियो दैट इज बीइंग अपलोडेड बाय अस। हम कोशिश करके हर दिन एक नया वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में वीडियोस आ रहे हैं अभी, जो आपकी स्पेशली हेल्प करेंगे एग्जाम्स में। आपको बता दूं, एमटीपीज जो रिसेंट आईसीएआई ने रिलीज किए हैं, इकोनॉमिक्स, बीसीके और बीसीआर तीनों सब्जेक्ट के एमटीपीज कंप्लीटली सॉल्व्ड चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूं, यू कैन वॉच देम। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एमटीपी हम लेकर आए, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक। याद रखो, मॉड्यूल आपके पास होनी चाहिए। 2 पेजेस में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का टॉपिक कवर किया हुआ है मॉड्यूल में 3.36 एंड 3.37 पर। 5 या 6 क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में है। सारे क्वेश्चंस आपको मार्क करवाऊंगी, एक एक लाइन आपको समझाने वाली हूं मॉड्यूल से। हम हाईलाइट करेंगे कितने पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, एक एक चीज मैं आपको हाईलाइट करवाने वाली हूं मॉड्यूल में। स्टे देयर विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, बहुत मजा आने वाला है, गारंटीड। तो चलो शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पेज नंबर 3.36 मैंने निकाला हुआ है मॉड्यूल का, जहां पर हमें दिख रहा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हम क्या करने वाले हैं, टोटल 10 पॉइंट्स हैं इन 2 पेजेस में जो आपको नंबर करने हैं, अंडरलाइन करने हैं, और जिन पॉइंट्स को हाईलाइट करना होगा मैं साथ साथ बताती जाऊंगी, सारी चीज़ें आपको समझाऊंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले बेसिक समझने की कोशिश करो, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो शॉर्ट रन हम कैसे समझते हैं, इस चैप्टर को अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है तो आपको अभी तक इतना तो समझ आया होगा कि शॉर्ट रन का मतलब 6 महीने या 6 दिन या 60 डेज या 6 साल से नहीं है। किसी इंडस्ट्री के लिए शॉर्ट रन हो सकता है 6 ईयर्स, किसी इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग रन हो सकता है 2 ईयर्स। टाइम पीरियड से मतलब नहीं है। शॉर्ट रन का मतलब क्या है कि ऑल फैक्टर्स जो होते हैं, सारे फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अलग अलग फैक्टर्स हैं। हम हमेशा पढ़ने को ईजी बनाने के लिए, अपनी ईज के लिए, अच्छे से समझ आ जाए कंसेप्ट, इसलिए 2 ही फैक्टर्स एक बार अज्यूम करते हैं, लेबर और कैपिटल। ठीक है, एल और के। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, ऑल द फैक्टर्स कैन नॉट बी वेरिएबल, है ना, कैन नॉट बी वेरिएबल फैक्टर्स। मतलब एटलीस्ट अगर आप शॉर्ट रन की बात करें तो क्या बोलोगे कि मिनिमम एटलीस्ट 1 फैक्टर शुड बी फिक्स्ड। ठीक है, एटलीस्ट एक फैक्टर तो फिक्स्ड होना चाहिए। तो लेबर और कैपिटल में हम कैपिटल को फिक्स्ड मान लेते हैं और लेबर को हम वेरिएबल मान लेते हैं। शॉर्ट रन का मतलब एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स्ड होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, लॉन्ग रन में क्या होता है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स। ये याद रखना आप, ये चीज़ तो बेसिक है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन आर वेरिएबल। अब एक बात बताओ, लैंड को हम क्या देते हैं, रेंट देते हैं, है ना। लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। ठीक है, कैपिटल को हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, राइट। और एंटरप्रेन्योर को हम क्या देते हैं, प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड देते हैं। यही पेमेंट्स होती है, राइट। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, यही होता है। तो देखो, जब हम फैक्टर्स को कुछ पेमेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, इनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट। यही तो कहते हैं फैक्टर पेमेंट, है ना। ठीक है, अब देखो, जब हम फैक्टर को, फिक्स्ड फैक्टर को पेमेंट करेंगे तो फिक्स्ड, यस, फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल फैक्टर को पेमेंट करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट। तो जब लॉन्ग रन में मैं कह रही हूँ सारे फैक्टर्स ही वेरिएबल होते हैं, तो लॉन्ग रन में ऑल कॉस्ट विल बी
वेरिएबल कॉस्ट, यानी लॉन्ग रन में कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती, लॉन्ग रन में कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था बेसिक कंसेप्ट। अब देखो हमने शॉर्ट रन में पढ़ा हुआ है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिलीट कर रही हूँ। हमने शॉर्ट रन में क्या पढ़ा था, एवरेज कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है ना। ऐसे ही लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व हमको देखना है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन में कोई फिक्स कॉस्ट तो होती नहीं, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट रन में हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, एक प्लांट हम लगा लेते हैं, ठीक है, प्लांट ए लगा लिया। अब प्लांट मतलब कोई मशीन लगा ली, ऐसे समझो, प्लांट का मतलब मशीन से। अब इसी प्लांट पे हम काम करेंगे, है ना। शॉर्ट रन में हम जल्दी से नए कैपिटल इक्विपमेंट्स, नई मशीन, नई प्लांट नहीं लगा सकते। बट लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में ज़रूरी नहीं आप एक ही प्लांट पर काम करो। प्लांट ए था आपके पास, आपने एक मशीन लगाई थी, अब आपका स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ रहा है, आप बड़े बन रहे हो, लार्ज स्केल पर आप प्रोडक्शन करो, एक्सपेंशन करो, नया प्लांट ले आए प्लांट बी, अब और नया प्लांट और बड़ा प्लांट ले आए प्लांट सी, डी एंड सो ऑन, ठीक है। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, फर्म के पास चॉइस होती है, वो बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स, मशीनरी, अलग अलग मशीन्स, कैपिटल इक्विपमेंट्स लगा सकता है, ला सकता है, क्योंकि लॉन्ग रन में टाइम होता है, कैपिटल होता है, सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, इसको समझना। अब देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, ये हमें पढ़ना क्यों है, ये आपको क्या देता है, ये बोलता है जो गिवन आउटपुट है, जो गिवन आउटपुट है, मान लो कि हमें किसी ने बोल दिया कि आपको ओ ए जितना प्रोडक्शन करना है, या ओ बी जितने लेवल का प्रोडक्शन करना है, या मानो 5 लाख यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है, या फिर 5 करोड़ यूनिट्स बनाने हैं किसी प्रोडक्ट के। गिवन प्रोडक्शन हमें दे दिया है, प्रोडक्शन इतना बनाना है, इसके लिए कौन से प्लांट को हम यूज़ करें। हमारे पास तो अलग अलग प्लांट्स है ना लॉन्ग रन में, ए बी सी डी अलग अलग, कौन से प्लांट को हम यूज़ करें कि हमारी कॉस्ट पर यूनिट मिनिमम हो जाए। कॉस्ट पर यूनिट मतलब एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमें यही बताता है, लॉन्ग रन में गिवन प्रोडक्शन है, गिवन आउटपुट है, उस आउटपुट को बनाने के लिए, उतना प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कौन सा प्लांट यूज़ करना चाहिए, ए बी सी या डी, सो दैट हमारी मिनिमम कॉस्ट हो जाए, पर यूनिट कॉस्ट कम से कम हो, लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर हम प्रोडक्शन कर सकें। क्लियर, यही था बेसिक्स, यही आपको समझना था, बाकी सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अब ये कैसे होगा समझाती हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत मज़ा आने वाला है, ध्यान से सुनना। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके मॉड्यूल में वो लिख लो, कौन कौन से हैं। 21 इस क्लास के ओवर होने के बाद में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई एम 100% श्योर कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर भी कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछोगे। 38 एंड 72 एंड 81, तो कितने क्वेश्चंस हो गए, 7 क्वेश्चंस हो गए एलएसी से रिलेटेड। अगर एग्जाम में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का क्वेश्चन आएगा, इन्हीं में से आएगा, ठीक है। अब ये मत करना कि इनको रट के चले जाओगे, समझा रही हूँ, 20 मिनट में पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, आराम से समझ लो, रटना बिल्कुल नहीं है। आई होप आपने ये लिख लिया है, आगे चलते हैं। देखो सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, मैं यहाँ पर लिखती भी जाऊंगी और आप मार्क करते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको जो मार्क करना है, लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच फर्म कैन वेरी ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे मार्क भी कर दोगे पॉइंट नंबर 1, और यहाँ पे लिख दो इट मीन्स ऑल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन आर वेरिएबल कॉस्ट, नो फिक्स कॉस्ट, है ना। लॉन्ग रन में कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती, पहली बात, ठीक है। चलो अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लॉन्ग रन में हम क्या करते हैं, कोई भी साइज का प्लांट लगा सकते हैं, है ना, डिपेंड करता है हमें कितना प्रोडक्शन करना है, ठीक है। चलो अभी सेकेंड पॉइंट मार्क करो, इट इज नोन एज लॉन्ग रन इज कॉल्ड प्लानिंग होराइजन। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2, लॉन्ग रन इज कॉल्ड प्लानिंग होराइजन, ठीक है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लानिंग कर्व बोलते हैं, लॉन्ग रन जो टाइम होता है उसको, लॉन्ग रन को प्लानिंग होराइजन बोलते हैं, ठीक है। हाईलाइट भी कर लेना इसको, प्लानिंग होराइजन को। चलो पॉइंट नंबर 3 देखो कौन सा है, द फर्म एक्चुअली ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन एंड प्लान्स फॉर द लॉन्ग रन। आप क्या कर रहे हो, सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, फिर सीए इंटर की करोगे, फिर फाइनल की, पर लॉन्ग रन की प्लानिंग क्या है, सीए की डिग्री लेना, यस। तो हम
प्लानिंग करते हैं लॉन्ग रन की, बट हम ऑपरेट करते हैं शॉर्ट रन में, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट नंबर 3। ऑल राइट, वो एग्जाम में पूछ सकता है, एक लाइन दे सकता है एग्जाम में, एंड इट कैन आस्क यू। अब देखो लॉन्ग रन कॉस्ट होती क्या, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट when all individual factors are variable। हमें पता है सारे factors, all the factors in the long run are variable, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4। मार्किंग ऐसे ही करना जैसे मैं कर रही हूँ, एग्जाम में ऐसे ही रिवाइज करोगे। नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 5, द लास्ट पॉइंट हेयर इन दिस पैराग्राफ। क्या है ये? लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व दिखाता क्या है? It depicts the functional relationship between output and long run cost of production. Functional relationship between input and output is known as production function. यहाँ क्या है? आउटपुट और लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच का रिश्ता है, उसे कौन शो करता है? लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व शो करता है। आई होप दिस इज क्लियर। 5 पॉइंट क्लियर, एकदम अच्छे से समझ आ गए। मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या है क्या नहीं है। ये जो भी उर्दू में, जर्मन भाषा में लिखा हुआ है, आपको जो डराता होगा, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ना ये बात, क्या कि हमारे पास लॉन्ग रन में चॉइस होती है। क्या चॉइस होती है? कि हमें कौन सा प्लांट साइज यूज़ करना है ना, ये चॉइस हमारे पास होती है, राइट। सो देखो अभी यहाँ पर ध्यान से इस डायग्राम को देखना। डायग्राम जो पहला डायग्राम है ना लेफ्ट में, उसको देखना, उसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको अच्छे से। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना आउटपुट बनाना है, कितना प्रोडक्शन करना है, उसके बेसिस पे आप प्लांट साइज को चूज करोगे। अब देखो जो प्लांट होती है ना, अलग अलग मशीन होती है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, है ना। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से डिनोट करते हैं एक प्लांट को, एक मशीन को। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व तो साइड में जो आप डायग्राम में देख रहे हो, इस डायग्राम में ये है, ये वाला, ठीक है। दिस इज योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और ये देख रहे हो आप SAC 1, 2 और 3, है ना। ये तीनों क्या डिपिक्ट कर रही है? मान लो 3 मशीन्स हैं, 3 अलग अलग प्लांट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, अगर आपको थोड़ी दूर जाना होता है तो आप थोड़ा कम पेट्रोल डलवाते हो या डीजल डलवाते हो, या साइकिल से चले जाते हो, पैदल चले जाते हो। दूर जाना होता है तो आप कार या कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाते हो। अगर आपको 2 किलो दूध गर्म करना है तो आप छोटा बर्तन लोगे, और अगर आपको 5 लीटर दूध बॉईल करना है तो आप बड़ा बर्तन लोगे। जाहिर सी बात है ना, सिंपल। ये भी वैसे ही काम करता है। अगर आपको छोटा प्रोडक्शन करना है, कम प्रोडक्शन करना है, तो आप छोटे साइज का प्लांट यूज करोगे, सीधी बात है ना। आपने सुना होगा ना, जितनी महंगी गाड़ी, जितनी बड़ी गाड़ी होती है, उतना ही डीजल या पेट्रोल खाती है वो, उतना ही एवरेज कम होता है, सुना है ना। तो यहाँ पर भी अगर आप बहुत बड़ी मशीन का यूज़ करोगे छोटा प्रोडक्शन के लिए, कम प्रोडक्शन के लिए, बिना बात आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगा। तो समझदारी किस में है? अगर कम आउटपुट बनाना है तो छोटी प्लांट यूज़ करो, छोटी मशीन यूज़ करो, छोटा SAC कर्व यूज़ करो। ज़्यादा आउटपुट बनाना है तो बड़ा कर्व यूज़ करो, बड़े प्लांट पर ऑपरेट करो, बड़ी मशीन यूज़ करो, सिंपल। अब देखो ये आप लिखना जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। मैं आपको बेसिकली ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम है ना, ये समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर आपको OA आउटपुट बनाना हो तो आपके पास 2 चॉइस है। आप कर्व नंबर 1 यूज़ कर सकते हो और कर्व नंबर 2। अगर मान लो आपने कर्व नंबर 1 यूज़ किया, ठीक है, कर्व नंबर 1 यूज़ किया, तो इस पर देखो कर्व नंबर 1 है, ये ब्लू वाला है ना, ये ध्यान से देखना। इस पे कॉस्ट कितनी आएगी? AL। कर्व 1 पर कॉस्ट आई आपकी AL, अगर आपने OA बनाना है, ठीक है। अब इसको ऊपर एक्सटेंड करो तो कर्व नंबर 2 आप इस रेड वाले से डिनोट कर दो। ये देखो, ये मैं बना देती हूँ SAC कर्व नंबर 2, है ना, ये वाला। तो यहाँ पर अगर काम करते हो तो यहाँ पर कॉस्ट आ रही है AH, है ना, AH। अब AL ज़्यादा या AH? ऑफकोर्स AH इज़ मोर देन AL, ये तो हमें दिख ही रहा है। AH इज़ मोर देन AL, तो हम क्या चूज़ करेंगे? AL चूज़ करेंगे। मतलब अगर आपको OA इतना आउटपुट बनाना है, इतना प्रोडक्शन करना है, तो आप मशीन 1 यूज़ करोगे या मशीन 2, प्लांट 1 यूज़ करोगे या 2 प्लांट 1, क्योंकि उस पर हमारी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम आ रही है। सिंपल सी बात है। चलो आगे चलते हैं। अब हमें मान लो कि कितना बनाना है? OB बनाना है, OB के जितना लेवल ऑफ आउटपुट हमें बनाना है। तो देखो हमारे पास 2 चॉइस है, फिर से कर्व नंबर 1 और कर्व नंबर 2, दोनों पे अपनी कॉस्ट देखते हैं। देखो कर्व नंबर 1 पे हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? OB पे BQ,
बी क्यू, है ना। और कर्व नंबर 2 पे देखो कितनी आ रही है, कर्व नंबर 2 पे भी बी क्यू ही आ रही है, लेकिन हम कर्व नंबर 1 यूज करेंगे। क्यों? यहाँ देखो, ये देखो मिनिमम, ऑलमोस्ट SSE1 के मिनिमम पॉइंट पर हमारा ऑपरेशन हो रहा है। SSE1 के मिनिमम पॉइंट पर हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो कर्व नंबर 1 यूज करेंगे। कर्व 2 पे देखो, ये देखो फॉलिंग पार्ट पे, मतलब आपको और भी, अगर आप आगे और प्रोडक्शन करोगे तो और कॉस्ट कम हो जाएगी। तो OB अगर हमें बनाना है तो हम कर्व नंबर 1 चूज करेंगे, क्योंकि उसके मिनिमम पॉइंट पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो हम आगे का भी देखते जाते हैं। इन्होंने यही समझाया आपको मॉड्यूल में, OC, अगर आपको OC बनाना है, ठीक है, OC बनाना है आपको, ये रहा आपका कर्व, है ना, ये इतना प्रोडक्शन करना है आपको OC, तो आप क्या चूज करोगे? आपके पास कर्व नंबर 1 का ऑप्शन है और कर्व नंबर 2 का ऑप्शन है ना। 1 पे देखो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, CJ, ठीक है, और 2 पर आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, CK। ऑफकोर्स CK जो है वो कम है और CJ ज़्यादा है। यहाँ देखो, ये है आपका CJ और ये है आपका CK, तो CK कम है, CJ ज़्यादा है, तो हम CK यूज़ करेंगे, वो चूज़ करेंगे, मतलब यहाँ काम करेंगे SSE नंबर 2 पर, तो वी विल चूज़ कर्व नंबर 2। ठीक है, तो यही इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब अगर आपको OD के बियॉन्ड बनाना है, OD लेवल ऑफ आउटपुट के बियॉन्ड बनाना है, ठीक है, ये देखिए OD ये रहा, और इसके भी आगे, मतलब मान लो यहाँ तक आपको बनाना है, तब जाहिर सी बात है आप कौन सा कर्व यूज़ करोगे, या तो SSE3 यूज़ करना है आपको या SSE2 यूज़ करना है, देन यू विल यूज़ कर्व नंबर 3। ठीक है, तो यही इन्होंने एक्सप्लेन किया है और कुछ नहीं है कि किस तरीके से हम चूज़ करेंगे। देखो साफ बोला है इन्होंने, मैं आपको थोड़ा सा रीड करके दिखा देती हूँ तो आपको शांति भी हो जाएगी। यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है, इट इज़ सेइंग, जो हम पढ़ चुके हैं, द फर्म विल यूज SSE3, ये वाला प्लांट साइज यूज करेंगे अगर आपको OD से बियॉन्ड बनाना है, मतलब इतना मान लो आपको बनाना है तो आप इस कर्व को यूज करोगे, है ना। तो बेसिकली हमें ये पता लगाना होता है कि हमें आउटपुट तो पता है इतना बनाना है, तो कौन सा प्लांट, कौन सी मशीन यूज करें कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम से कम आए, लीस्ट पॉसिबल मिनिमम एवरेज कॉस्ट आए। ठीक है, चलो, सो ये हो गया। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, देखो इसको देखो, इट इज क्लियर दैट इन द लॉन्ग रन फर्म हैज अ चॉइस इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्लांट का मतलब क्या है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, या कौन सी मशीन यूज करनी है, ये फर्म के पास चॉइस होती है लॉन्ग रन में। एंड इट विल एम्प्लॉय दैट प्लांट, वो वही मशीन यूज करेगा विच यील्ड्स मिनिमम पॉसिबल यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट को सर्कल करके लिख दो एवरेज कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट यानी एवरेज कॉस्ट। आई होप दिस इज क्लियर, अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो, सो ये डायग्राम क्लियर हो गया, राइट। अब देखो आगे बढ़ते हैं। 5 पॉइंट ऑलरेडी हम अभी तक कवर कर चुके हैं, 5 पॉइंट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। 6th पॉइंट जो है उसको आप मार्क करोगे। 6 पॉइंट ये रहा आपका, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स आर कॉल्ड प्लांट कर्व्स। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को हम प्लांट कर्व्स बोलते हैं, यानी कि एक प्लांट को एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट करता है। 6th पॉइंट हो गया। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है, नेक्स्ट पेज पे आएंगे। अब ये आपको अलग अलग वेरिएशंस बता रहा है। देखो पॉइंट नंबर 7th पॉइंट क्या है, इट इज सेइंग the long run average cost curve is so drawn as to be tangent to each of the short run average cost curve. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि वो हर शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के टेंजेंट होता है, मतलब टच करता है। हर शॉर्ट रन कर्व लॉन्ग रन कर्व को कहीं ना कहीं टच करेगा। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट नंबर 7। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 हो गया ये आपका। पॉइंट नंबर 7 मार्क कर दो पूरा। ये भी, एवरी पॉइंट ऑन LAC विल बी अ टेंजेंसी पॉइंट विद सम शॉर्ट रन AC कर्व। ठीक है, इतना समझ आ गया। हर एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व किसी ना किसी पॉइंट पर लॉन्ग रन कर्व को टच करेगा। ऑल राइट, अब देखो आगे देखो, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट larger output can be produced at the lowest cost with larger plant। मैंने आपको अभी बताया, अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो हम बड़ी मशीन यूज़ करेंगे, अगर ज़्यादा लोगों को घूमने जाना है तो पूरा बस कर लेते हैं हम। तो लार्जर आउटपुट अगर आपको बनाना है तो लार्जर प्लांट यूज़ करोगे, पर अगर आपको स्मॉलर आउटपुट बनाना है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड एट द लोवेस्ट कॉस्ट विथ स्मॉलर प्लांट।
ठीक है, बड़ा प्रोडक्शन बड़ी मशीन, छोटा प्रोडक्शन कम मशीन, सिंपल सी बात है, बार बार उसी को रिपीट कर रहा है, बहुत ईजी है, आई होप समझ चुके हो। ऑलराइट, तो ये 7 पॉइंट हो गए अभी तक जो मैंने आपको मार्क करवाए। अब आ जाओ, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो, इट इज़ टू बी नोटेड दैट, ये हो गया आपका 8th पॉइंट, दैट इट इज़ टू बी नोटेड कि LAC कर्व इज नॉट टेंजेंट, इट इज नॉट टेंजेंट टू ऑल द, ये देखो, इट इज नॉट टेंजेंट टू द मिनिमम पॉइंट्स ऑफ द SAC कर्व्स। हर एक शॉर्ट रन कर्व लॉन्ग रन को कहीं ना कहीं टच करता है, बट मिनिमम पॉइंट को नहीं। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के हर एक छोटे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट LAC को टच नहीं करता, कहीं ना कहीं टच करेगा, बट सबके मिनिमम पॉइंट टच नहीं करते हैं, है ना। एक ही कर्व ऐसा है, ऊपर डायग्राम में देख सकते हो, केवल एक ही कर्व ऐसा है, सेकंड डायग्राम देखोगे अब, जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, जिसमें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व नंबर 4 देखो, ये रहा SAC कर्व नंबर 4, ये रहा, जिसका मिनिमम पॉइंट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट। ये ही आपका पॉइंट नंबर 9 होगा जो आपको मार्क करना है। इसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट नंबर 9, दैट इज ऑप्टिमम पॉइंट। ऑप्टिमम पॉइंट क्या होता है? जहां पर LAC का और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का दोनों का मिनिमम पॉइंट कोइंसाइड करता है, ठीक है। इट इज द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मिनिमम होता है, एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है ये। और इस OQ को हम कहते हैं ऑप्टिमम आउटपुट। पॉइंट P को हम कहेंगे ऑप्टिमम पॉइंट, एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है ये। OQ प्रोडक्शन कर रहे हो, OQ को कहते हो ऑप्टिमम आउटपुट, यहां लिख लो, OQ इज ऑप्टिमम आउटपुट, P इज ऑप्टिमम पॉइंट, क्योंकि LAC और SAC का मिनिमम पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। यहां पर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मिनिमम होगा, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट या एवरेज कॉस्ट बोल दो, वो मिनिमम होगा। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 8, है ना। कौन सा? दैट योर LAC कर्व इज नॉट टेंजेंट टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ द SAC कर्व, ठीक है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्या बोल रहा है? देखो, LAC कर्व जब डिक्लाइन करता है ना, जब नीचे गिर रहा होता है, तब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होते हैं उसके फॉलिंग पोर्शन को टच करते हैं, और ऐसे ही जब LAC कर्व बढ़ रहा होता है तब छोटे छोटे शॉर्ट रन कर्व्स होते हैं, शॉर्ट रन कर्व्स का जो राइजिंग पार्ट होता है वो LAC को टच करता है, राइजिंग पोर्शन को टच करता है, ठीक है। ओके, चलो, तो देखो, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये है पॉइंट नंबर हमारा 7, दिस इज आवर पॉइंट नंबर, दिस इज आवर पॉइंट नंबर 8, है ना। अब ये पॉइंट नंबर 9 है ऑप्टिमम आउटपुट वाला। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या, कि ऑप्टिमम कैपेसिटी पर आप काम कर रहे हो, OQ को ऑप्टिमम आउटपुट कहते हैं, पॉइंट P को ऑप्टिमम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज मैंने आपको बताया OQ इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC एंड करस्पॉन्डिंग SAC, दोनों का मिनिमम पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। अदर प्लांट्स मतलब SAC 1 2 3 5 6 7, है ना, 7 मशीन हमने यहाँ अज्यूम की है। तो अदर प्लांट्स आर आइदर यूज्ड एट लेस देन फुल कैपेसिटी, या तो वो अपनी फुल कैपेसिटी से कम पर यूज कर रहे हैं, जैसे कि 1 2 और 3, प्लांट नंबर 1 2 3, या फिर और दे आर बीइंग यूज्ड एट मोर देन देयर फुल कैपेसिटी, दैट इज प्लांट नंबर 5 6 एंड 7। केवल एक ही प्लांट है SAC 4, चौथे नंबर की मशीन, विच इज बीइंग ऑपरेटेड एट द मिनिमम पॉइंट, इसी को हम कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट और ऑप्टिमम आउटपुट बोलते हैं OQ को। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 9 हो गया आपका। अब देखो 10th पॉइंट, लास्ट पॉइंट इस पैराग्राफ में, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम प्लानिंग कर्व बोलते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 10। प्लानिंग कर्व को हाईलाइट करोगे, दिस इज पॉइंट नंबर 10, प्लानिंग कर्व इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग रन को बोलते हैं प्लानिंग होराइजन, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को बोलते हैं प्लानिंग कर्व, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एक और बार आपको ये डायग्राम दिखा देती हूँ, सेकेंड वाला, ये आप देख सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज विजिबल, ये आप अच्छे से देख पा रहे हो। तो यहाँ देखो कितने सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स इन्होंने लिए हुए हैं, आई विल शो यू।
बहुत सारे कर्व्स हैं, ये देखो SAC 1 है, 2 है, 3 है ना। ये तीनों कर्व्स जो हैं ये कहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, लेस देन देयर फुल कैपेसिटी ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखो SAC 5, 6 और 7 है, ये कहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, दीज आर ऑपरेटिंग एट मोर देन देयर फुल कैपेसिटी, मोर देन फुल कैपेसिटी। यहाँ पे लिख लो भाई, फुल कैपेसिटी आपके लिए लिख रही हूँ, अपने लिए नहीं लिख रही, मुझे तो आता है ना। लेस देन फुल कैपेसिटी। चलो फिर कौन सा कर्व है मैम जो फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है, केवल एक ही है, वो है SAC 4, ये वाला SAC 4। ध्यान से इस डायग्राम को देख लो, SAC 4, क्योंकि इसका मिनिमम पॉइंट और LAC का मिनिमम पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसलिए केवल SAC 4 है। यहाँ पे लिख सकते हो ओनली SAC 4, ओनली SAC 4 इज ऑपरेटिंग एट इट्स फुल कैपेसिटी, इज ऑपरेटिंग एट इट्स फुल कैपेसिटी पर एक ही प्लांट है जो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। चलो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है। अब ये बात कर रहा है इस ये जो कर्व है ना अपना, इसकी शेप के बारे में बात कर रहा है ना। शेप के बारे में क्या बात कर रहे हैं, देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ यू शेप ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। यू शेप का क्यों है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये आपको बता रहा है। तो सबसे पहले तो हाईलाइट करो इसको, यू शेप्ड कर्व होता है ये। आपसे एग्जाम में पूछेगा कैसा होता है, तो आप बोलोगे यू शेप्ड कर्व होता है। एक और पॉइंट हाईलाइट करो, बोट शेप होता है। आगे आएगा फ्लैटेंड यू शेप होता है, वो भी हाईलाइट करोगे। अभी तक मैंने आपको 10 पॉइंट अंडरलाइन करवाए हैं, 10 पॉइंट मार्क करवा दिए, और इन दोनों पॉइंट्स को भी हाईलाइट करोगे, पॉइंट 11 और 12। एक तो यू शेप्ड कर्व और एक बोट शेप कर्व, और इसको फ्लैटेंड यू शेप भी बोलते हैं, एनवेलोप कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में बता दूंगी सब एक साथ वापस। अब देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि भाई ये जो शेप होती है ना, ये फ्लैटेंड यू शेप क्यों है, ठीक है। तो इसको समझते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, अब याद करो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको हम रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं, वहाँ पे कितनी स्टेजेस होती है, 3 स्टेजेस होती है ना। 3 स्टेजेस ही तो होती हैं। ये हो गया आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। इट इज़ फ्लैटेंड यू शेप। यहाँ पे देखो ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है यहाँ पर, इसीलिए इसे कहते हैं फ्लैटेंड यू शेप्ड कर्व, है ना। चलो अब एक मिनट, अब ये रीजंस आपको बताती हूँ ये ऐसा क्यों होता है। देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, मैं आपको समझाती हूँ। 3 स्टेजेस होती है लॉन्ग रन में, है ना, रिटर्न्स टू स्केल में। इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स फर्स्ट, फिर होती है स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, होती है ना स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और फिर थर्ड होती है स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, है ना। 3 स्टेजेस होती है, 1, 2 एंड 3, ये हो गई आपकी थर्ड स्टेज, है ना। तो स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में आपके रिटर्न्स बढ़ रहे होते हैं, आपको मुनाफा ज़्यादा हो रहा होता है, पर यूनिट कॉस्ट फॉल होता है, इसलिए यहाँ पर देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल कर रहा है। फॉलिंग पार्ट, पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, रिटर्न ज़्यादा हैं। सेकेंड स्टेज देखो क्या होती है, कांस्टेंट रिटर्न्स, मतलब जितना आपने इनपुट बढ़ाया उतना ही आउटपुट बढ़ेगा आपका, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, ये देखो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया ये कॉस्ट, ना तो कॉस्ट बढ़ेगी ना कॉस्ट कम होगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी। थर्ड स्टेज देखो, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, रिटर्न्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं, मुनाफा कम हो रहा है, मतलब खर्चा बढ़ रहा होगा, तो कॉस्ट यहाँ पे देखो बढ़ रही है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ऊपर जा रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये होता है रीजन। अगर वो एग्जाम में आपसे पूछे कि भाई ये फ्लैटेंड यू शेप या यू शेप का क्यों है, व्हाट इज द रीजन, रीजन इज रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल इज द रीजन फॉर यू शेप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब आप बोलोगे कि मैम वो तो ठीक है, बट वैसे क्या है, देखो यहाँ पर रिटर्न बढ़ रहे हैं, कॉस्ट कम हो रही है, ये किस लिए होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होते हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें होती है, जो एक्सपेंशन पे हमें मुनाफा देती है, फ़ायदेमंद चीज़ें होती है हमारे लिए, जैसे हमें बेटर टेक्नोलॉजी मिलती है, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होता है, ये सब, ठीक है। फिर जो थर्ड स्टेज होती है जहाँ पर रिटर्न्स आपके कम हो रहे होते हैं और कॉस्ट बढ़ रही होती है, ये किस लिए होता है, ये होता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, ठीक है। डिस इकोनॉमीज मतलब नुकसान, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से।
और जो सेकेंड स्टेज होती है कांस्टेंट रिटर्न्स की, वो किस लिए होती है? वो इसलिए होती है कि इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देती है, ठीक है। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन आपको अगर पता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स और डिक्रीजिंग रिटर्न्स, उसी की वजह से ठीक उल्टा हो जाता है इसका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप, इसीलिए यू शेप्ड होता है। तो अगर वो आपसे एग्जाम में पूछता है कि भाई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो क्यों बढ़ता है ना, राइजिंग पार्ट राइज क्यों होता है वो, तो आप क्या बोलोगे? क्यों बढ़ता है वो? क्योंकि डिस इकोनॉमीज की वजह से। और जो घटता है फॉलिंग पार्ट ऑफ द LAC कर्व इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर यही बताया हुआ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द यू शेप्ड ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये देखिए, ये अंडरलाइन करो, यू शेप्ड इज बिकॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, यानी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की वजह से होता है, रिटर्न्स टू स्केल की वजह से। और आगे देखो, एज डिस्कस्ड अबाउ, है ना, ये पूरा एक्सप्लेन किया है जो मैंने आपको अभी बताया था। ये अंडरलाइन करो, फॉलिंग पार्ट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, है ना, एंड राइजिंग पार्ट इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल विच इज बिकॉज ऑफ डिस इकोनॉमीज, ठीक है। तो ये देखो, जो फॉलिंग पार्ट होता है वो तो इकोनॉमीज की वजह से होता है, और जो राइजिंग पार्ट होता है वो डिस इकोनॉमीज की वजह से होता है, ठीक है। चलो, इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज आगे बताया ही है, उसमें तो कुछ है नहीं, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये बोर्ड शेप्ड होता है। आगे देखिए, जब आप आगे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, छोटा सा पैराग्राफ और बचा है, ये बोल रहा है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को कई बार हम कहते हैं एनवेलोप कर्व भी। क्यों? क्योंकि ऐसा है ना कि आप देख सकते हो कि ये क्या करता है, एक तरीके से ये सारे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स को अपनी गोदी में बिठा के रखता है, एक तरीके से एनवेलोप करके रखता है उनको। कैसे मैम? ये देखो, ये हो गया आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, है ना। और शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स कैसे होते हैं? देखो, ये इसका फॉलिंग पार्ट, ये इसका फॉलिंग पार्ट, और ये भी इसका फॉलिंग पार्ट, इसको ऐसे टच करता हुआ जाता है ना। फिर इनका ये राइजिंग पार्ट और ये राइजिंग पार्ट। और एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसा होता है जिसका मिनिमम पॉइंट LAC के मिनिमम पॉइंट को टच करता है, जिसे हम ऑप्टिमम पॉइंट कहते हैं। तो सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को एक बेसिन बना हुआ है, बेसिन में छोटी छोटी कटोरियां रख दो वैसे, तो इसने अपने आप में अपनी गोदी में बिठाया हुआ है, एनवेलोप किया हुआ है सारे शॉर्ट रन कर्व्स को, इसलिए इसको एनवेलोप कर्व भी बोलते हैं, बिकॉज इट एनवेलोप्स और सपोर्ट्स अ फैमिली ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स फ्रॉम बिलो, इसलिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। बस इतना सही था, हो गया, और कुछ नहीं है। ये 13th पॉइंट हो गया एनवेलोप कर्व का, ठीक है। 10 पॉइंट तो मैं आपको बता चुकी थी। 11th था बोर्ड शेप, 12th था आपका फ्लैट एंड यू शेप, तो 13th था एनवेलोप कर्व, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है ये वाला, लास्ट पॉइंट है 14th पॉइंट ये वाला, ये भी आपको मार्क करना है। ये देखो क्या बोल रहा है, ये कहता है कि ये जो भी सब आपने पढ़ा ये पुराना वाला था, अभी नए एविडेंसेस, नई स्टडीज ये शो कर रही है कि आजकल क्या होता है, एल शेप्ड हो रहा है कर्व। आजकल एम्पेरिकल एविडेंसेस, नई स्टडीज ये बता रही है कि एल शेप्ड होता है कर्व। क्यों एल शेप्ड का मतलब क्या हो गया? देखो, पहले तो समझने की कोशिश करो, एल शेप्ड का मतलब कैसा हो गया? ऐसा कुछ, ऐसा होगा, ऐसा, है ना। तो शुरू में क्या हो रहा है, शुरू में जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते हो, एवरेज कॉस्ट बहुत धड़ाके से कम होती है, बहुत जल्दी कम होती है। देखो एवरेज कॉस्ट कैसे फॉल हो रही है, देखो कितनी जल्दी जल्दी फॉल हो रही है, जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ा रहे हो। यहाँ पे आउटपुट लिखते हो ना एक्स एक्सिस पर, तो उसके बाद राइज नहीं होती, एक बार कम सी हो जाती है और स्टैग्नेंट हो जाती है। यही कह रहा है एल शेप्ड कर्व क्यों होता है। इट इम्प्लाइज दैट इनिशियली जब आप आउटपुट बढ़ाते हो तो प्लांट साइज के बढ़ने की वजह से पर यूनिट कॉस्ट रैपिडली फॉल करता है ना। एवरेज कॉस्ट यानी पर यूनिट कॉस्ट बहुत जल्दी फॉल करता है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके बाद क्या होता है, इट डज नॉट इंक्रीज, वो इतनी जल्दी बढ़ता नहीं है। इवन आप आउटपुट को बढ़ाते हो पर कॉस्ट नहीं बढ़ता। क्यों? बिकॉज इट कंटिन्यूज टू एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये एल शेप्ड का होता है, ये नया मॉडर्न लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करें। अगर वो एग्जाम में आपसे स्पेसिफिकली पूछता है ये लाइन देके कि भाई आजकल एम्पेरिकल एविडेंसेस क्या बताते हैं, मॉडर्न फर्म्स का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है, और उसमें ऑप्शन आता है एल शेप्ड, तो आप इसको चूज करोगे। अदरवाइज बेसिकली एनवेलोप कर्व, प्लानिंग कर्व, यू शेप्ड, फ्लैटेंड यू शेप, एनवेलोप कर्व और
बोट शेप्ड कर्व होता है, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको मज़ा आया ये पढ़ के और बहुत अच्छे से अब आपको चीज़ें समझ में आ गई है और बिल्कुल भी अब आपको डर नहीं लग रहा, इससे ये खतरनाक नहीं लग रहा। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए सो दैट आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। I'll see you soon in the next video with another important concept. Till then, keep revising well, study well. Bye-bye.